अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोशनीज केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये जो टॉपिक है ये आप क्लास 9th से ही स्टार्ट होता है और पीयू में भी आपको स्टडी करने मिलेगा एंड डिग्री फर्स्ट ईयर में भी आपको ये टॉपिक स्टडी करने को मिलेगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर आप कोई एग्ज़ाम्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे नीट या JEE या फिर अपने कॉलेज एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्चुअल में एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या? We all know that all the things in the nature is made up of the atoms. Example, आप शुगर लो, वाटर लो या कोई भी पार्टिकल्स कंसिडर करो जो सॉलिड से बने हुए हो या फिर लिक्विड से हो या फिर गैस से हो। नेचर में जो सारी थिंग्स अवेलेबल है वो सारी की सारी चीज़ें जो है एटम्स से बनी हुई होती हैं। दे आर ऑल मेड अप ऑफ द एटम्स। अब एक क्वेश्चन होता है कि हाउ दीज एटम्स आर मेड। ये जो एटम्स है वो कैसे बने हुए होते हैं? तो द एटम इज मेड अप ऑफ द 3 टाइनी पार्टिकल्स। एक एटम को बनने के लिए 3 टाइनी पार्टिकल्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल, इमेजिन करिए कि आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए जैसे पानी, रेती या फिर सीमेंट हो या फिर ब्रिक्स हो, जैसे इन सारी चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक उसी तरह एक एटम को फॉर्म होने के लिए, एक एटम को बनने के लिए 3 टाइनी पार्टिकल्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो 3 टाइनी पार्टिकल्स जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बेसिकली सबको पता है कि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो इट इज़ ए न्यूट्रल पार्टिकल। ना तो इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही कोई नेगेटिव चार्ज। इट इज़ ए न्यूट्रल पार्टिकल। कोई भी आप एटम कंसिडर करो तो उन सारे एटम्स का जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है। All the atoms are spherical in shape and all the atoms have the same structure. जो सारे एटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम ही होता है और जो स्ट्रक्चर है एटम का इट विल बी लाइक दिस। ये जो सेंटर का जो सेंट्रल पार्ट होता है, डेंस पार्ट जो होता है, इससे जो कहते हैं वो न्यूक्लियस। It is called as the nucleus and the surrounding various fixed paths। ये जो surrounding paths fixed path जो है इसे एनर्जी लेवल्स कहते हैं। एंड इस न्यूक्लियस के अंदर जो रहते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं एंड जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो एनर्जी लेवल में यानी न्यूक्लियस के सराउंडिंग रिवॉल्व करते रहते हैं। इट इज़ जस्ट सिमिलर टू दी एज अ प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। अभी क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व करते रहते हैं? जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं एज दे स्टे इन द न्यूक्लियस, वैसे इलेक्ट्रॉन भी यहाँ न्यूक्लियस के अंदर रह सकता था। But why it is revolving around the nucleus? So here is the answer. As we know that proton is the positive charged particle and electron is the negative charged particle. और
जब ए पॉजिटिव प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की तो इट इज द न्यूट्रल पार्टिकल। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। सो नाउ व्हाट अबाउट द एटम? क्या एटम पॉजिटिव चार्ज है या फिर एटम जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है? तो एटम पे ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही कोई नेगेटिव चार्ज। इट इज द न्यूट्रल पार्टिकल। एटम जो होता है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। बट हाउ? मैंने बताया कि एटम है जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है। इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कंसिडर करिए कि आपके पास हाइड्रोजन का एक एटम है, तो इस हाइड्रोजन एटम के अंदर जो है वो एक प्रोटॉन रहेगा दैट इज +1, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा दैट इज -1, and these will combine, that is +1 and -1, which results in the 0. तो यहाँ पे ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पॉजिटिव प्रोटॉन है, दिस पॉजिटिव प्रोटॉन न्यूट्रलाइजेस द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। As a result, number of proton is equals to number of electron. आप कोई भी एटम कंसिडर करो, कोई भी एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट कंसिडर करोगे तो उस एलिमेंट में आपको जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखने को मिलेंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर विल बी प्रेजेंट देयर, and it is one of the most important and basic thing that you have to understand. Now let's discuss that. What will happen if the number of proton and neutron increases in an atom? अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर है अगर मैं उनको इंक्रीज करूँगी तो न्यूक्लियस तो एटम के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे हीलियम एटम कंसिडर करूँगी। एज वी नो, हीलियम में जो पॉजिटिव प्रोटॉन जो है वो 2 है और इलेक्ट्रॉन जो है वो -2। And now, whether these proton have the same charges? Yes, obviously. अगर जैसे मैंने यहाँ पे पहले बताया कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पॉजिटिव +2 है, बट दोनों ही जो प्रोटॉन्स है वो पॉजिटिवली चार्ज ही पार्टिकल्स होते हैं। तो इन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन में जो है वो रिपल्शन स्टार्ट होता है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वी नो दैट लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर। तो यहाँ पे अगर रिपल्शन स्टार्ट होगा तो यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे भी प्रोटॉन है। अगर इफ देयर इज गोइंग टू स्टार्ट द रिपल्शन फाइन, बट मैंने बताया कि एटम जो है, कोई भी एटम आप कंसिडर करो वो स्पेरिकल शेप में ही होता है। So there is no question arises that
हियर द जो स्ट्रक्चर है वो एक्सपांड होता है. इट डजेंट गोइंग टू हैपन. वाई? बिकॉज देर इज अ प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से दिस स्ट्रक्चर इज नॉट गोइंग टू एक्सपैंड एनी मोर. अगर नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल. केमिस्ट्री में रुदरफोर्ड के बारे में हम क्यों स्टडी करते हैं? वाई वी हैव टू स्टडी अबाउट द रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल? Because he was the first person who explained about the atomic structure, and he also discovered the nucleus and revealed that the proton stays in the nucleus. रुदरफोर्ड जो है वो पहले पर्सन है जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, और ये भी बताया कि जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है. तो ये जो सारे चीज़ें हैं उन्होंने कैसे बताए? तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट को करके रुदरफोर्ड ने इन सारी चीज़ों का रिजल्ट्स दिया या फिर कंक्लूजन दिया. तो आज के इस वीडियो पे हम बात कर सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करने के लिए रुदरफोर्ड ने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया, एंड वही यूज द पर्टिकुलर थिंग्स टू डू द एक्सपेरिमेंट. तो पहले रुदरफोर्ड ने पोलोनियम एलिमेंट लिया जिसका एटॉमिक नंबर है 84. पोलोनियम एलिमेंट को रुदरफोर्ड ने लेड बॉक्स के अंदर रिप्लेस किया और इस लेड बॉक्स को उन्होंने बीच में से गैप छोड़ा ताकि जो इस के रेडिएशंस जो है वो बाहर आ सके. फर्स्ट ही कंसिडर द पोलोनियम एलिमेंट, और इस पोलोनियम एलिमेंट को रुदरफोर्ड ने लेड बॉक्स के अंदर रिप्लेस किया. एंड द थर्ड थिंग्स ही कंसिडर दैट द थिन शीट ऑफ द गोल्ड. गोल्ड का थिन शीट ही कंसिडर किया और इस गोल्ड के थिन शीट को जिंक सल्फाइड से कवर अप किया. तो अभी ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रुदरफोर्ड ने पोलोनियम का इन सारी चीज़ों का पर्टिकुलरली क्यों यूज़ किया. चाहे तो वो दूसरे एलिमेंट्स कंसिडर कर सकते थे, दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर सकते थे, बट उन्होंने पर्टिकुलर इन चीज़ों का ही यूज़ क्यों किया. तो फर्स्ट अगर हम बात करें द एलिमेंट पोलोनियम की, इस एक्सपेरिमेंट में आखिर पोलोनियम का रोल है क्या? वाई डिड रुदरफोर्ड यूज द एलिमेंट पोलोनियम? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द अल्फा पार्टिकल्स. ये जो कंसिडर करने वाले एलिमेंट को ही क्यों यूज़ किया? चाहे तो वो बीटा पार्टिकल्स जो करते या फिर गामा पार्टिकल्स जो एक्सपोज करते हैं उन एलिमेंट्स को भी कंसिडर कर सकते थे, बट उन्होंने सिर्फ अल्फा वाले पार्टिकल्स को ही क्यों चुना? What is the role of the alpha particle in this experiment? The answer is that Rutherford wanted to find the distribution of the charges. Rutherford को जो एक्चुअल में चाहिए था वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस around the atom, around the nucleus, in distribution of the charges in the atom देखने के लिए उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का यूज़ किया, जो अल्फा पार्टिकल्स पोलोनियम एलिमेंट से रिलीज होते हैं. We can understand this if they shoot by the charged particle.
एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट वाई पोलोनियम इज प्लेस्ड इन द लेड बॉक्स। ये जो पोलोनियम एलिमेंट है, इस एलिमेंट को रुदरफोर्ड ने लेड बॉक्स के अंदर रिप्लेस क्यों किया। चाहे तो वो ऐसे खुले में भी छोड़ सकते थे, या फिर वो दूसरे एलिमेंट्स का जो है उसका इस्तेमाल करके बॉक्स बना सकते, बट वाई डिड ही चूज दी लेड बॉक्स। बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स रिलीजेस, यहाँ पे जो पोलोनियम हो एलिमेंट्स के द्वारा अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, एंड दिस अल्फा पार्टिकल्स आर गोइंग टू release in all the directions, and this lead box will absorb these alpha particles, and these alpha particles are connected only through the hole to gold foil। इस होल के जरिए ही ये जो अल्फा पार्टिकल्स है वो गोल्ड फॉइल के तक डायरेक्टली पास होते हैं। एंड थर्ड जो है वो गोल्ड। इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड का यूज़ क्यों किया। वो सिल्वर भी यूज़ कर सकते थे या फिर दूसरे एलिमेंट का यूज़ कर सकते थे एज अ थिन शीट, बट उन्होंने गोल्ड का एक्सपेरिमेंट क्यों किया। बिकॉज गोल्ड जो है वो मेलेबल एलिमेंट है, एंड मेलेबल होने के रीज़न से इस गोल्ड को हम थिन शीट में कवर कर सकते हैं। इसलिए रुदरफोर्ड ने गोल्ड को थिन शीट में कन्वर्ट करके उसका इस्तेमाल इस एक्सपेरिमेंट में किया, जिसका थिकनेस है 0.04 सेंटीमीटर। एंड द फोर्थ पॉइंट इज अबाउट द जिंक सल्फाइड। रुदरफोर्ड ने जिंक सल्फाइड को क्यों यूज़ किया, वो भी गोल्ड फॉइल को कवर अप करने के लिए। तो इट्स बिकॉज ऑफ द यूनिक क्वालिटी ऑफ द जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड के यूनिक क्वालिटी की वजह से उन्होंने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया। व्हेन द चार्ज्ड पार्टिकल हिट द स्पॉट इट सडनली स्टार्ट्स टू ग्लो। जब भी चार्ज पार्टिकल हिट करता है यहाँ पे आके, तो वो ग्लो करना स्टार्ट करता है। इट स्टार्ट्स टू ग्लो एंड इट लीव्स द मार्क दे। वहाँ पे वो जो है मार्क छोड़ देता है। इट सडनली व्हेन इट हिट्स इट सडनली स्टार्ट्स टू ग्लो एंड इट विल लीव्स द मार्क दे, एंड फर्दर इट कैन बी यूज्ड टू स्टडी। आज के इस वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखा है, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव प्रोटॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है वो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी किया। आखिर रुदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, और पर्टिकुलरली उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने का वजह क्या है या फिर रीज़न क्या था। एंड नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट आखिर कैसे स्टार्ट किया, उसका जो ऑब्जर्वेशन क्या है, कंक्लूजन पार्ट क्या है, दैट ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।